तो निकाय में ओबीसी पर सियासी आग लगाकर हर राजनीतिक दल हाथ सेक रहा है। हर राजनीतिक दल अब इस वक्त हाथ क्यों सेक रहा है? क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास इस मुद्दे पर बाखूबी हो रहा है। विपक्ष का आरक्षण बचाओ का राग है। आरक्षण बचाओ मुहिम पर हर विपक्षी दल निकल गया। अखिलेश यादव उस रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं। वाजिब है, विपक्ष के उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं, तभी तो अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं और आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव अब मसला पीछे छूट गया है। कब होंगे, कब नहीं होंगे, होंगे तो क्या वाकई अप्रैल मई में जाकर होंगे? आयोग गठित हुआ, सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, मसला वो नहीं। अब मसला है विपक्ष। विपक्ष यह साबित करने में जुट गया है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। यह सच है कि ओबीसी जिसके साथ सत्ता उसके पास, जिसके साथ ओबीसी है सत्ता उसी के पास है, तभी तो सब मैदाने जंग में कूद गए। विपक्ष को जैसे एक मुद्दा हाथ लग गया। आरक्षण बचाओ यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है। अब बीएसपी यानी कि मायावती जी की पार्टी भी 30 तारीख को एक बैठक बुला चुकी है। सब ये साबित करने में जुटे हैं कि बीजेपी का जो मिजाज है वो आरक्षण विरोधी है। चाहे वो मायावती के हाल के 2 दिनों के ट्वीट्स आप देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर कितना गर्म और कितना बड़ा मुद्दा है ये। गाजीपुर से गाजियाबाद तक का मतलब नहीं है। मसला है देश की सियासत का, मिजाज का। याद कीजिए बिहार का चुनाव, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत का बयान आया और बयान के बाद पूरा का पूरा चुनाव बदल गया। तो क्या बीजेपी के लिए इतनी सर्दी में यूपी की सियासत में इस मुद्दे ने गर्मी पैदा कर दी विपक्ष के अंदर? याद कीजिए एक और उदाहरण, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौर याद कीजिए। उस शासनकाल में तब मंडल कमीशन को लेकर कांग्रेस ने स्टैंड लिया। आज भी कांग्रेस उसे झेल रही है। अब विपक्ष बोलेगा, जोर जोर से बोलेगा, गांव गांव बोलेगा, चौराहे चौराहे बोलेगा और एक ही प्रचार करेगा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और इसकी मुहिम भी छेड़ दी। अखिलेश को सुनिए, मायावती को देखिए, दोनों के एक ही निशाने पर तीर छोड़े जा रहे हैं। आरक्षण बचाओ का मुद्दा। आम आदमी पार्टी भी अब इस मुद्दे को बुनाने के लिए मैदान में है। यानी आरक्षण पर बढ़ता सियासी तापमान, निकाय चुनाव में किसे फायदा किसे नुकसान, अब बात पीछे हो गई। अब बात तो यह हो गई कि क्या ओबीसी पर फंस गई सरकार। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 बयान अखिलेश यादव के हम आपको सुनाना चाहेंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मसला है कितना बड़ा। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके, षड्यंत्र कर करके
पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। तो निकाय में ओबीसी पर सियासी आग, विपक्ष का आरक्षण बचाव का राग। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रमुख साहब, मैं इस चर्चा को पहले क्लियर कर दूं कि हम इस चर्चा को लेकर क्यों आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन जितनी 17-18 सालों में पत्रकारिता की समझ है, उससे पता चलता है कि यह मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह मसला देश का है, खासतौर पर उत्तरी राज्य जो है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसका उदाहरण मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ ट्वीट्स सबके सामने रखना चाहूंगा। दो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती, हाल के 2 दिनों के ट्वीट पता चलता है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया और वो ये साबित करने में जुट गया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, सबसे पहले जरा अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट्स हैं उसे हम प्ले करेंगे और देखिएगा प्रमुख साहब कि क्या कहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। आरक्षण को बचाना है, भाजपा को हटाना है। आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भाजपा की नकारात्मक राजनीति साजिश का जिक्र वो कर रहे हैं। ये हाल फिलहाल के ट्वीट्स हैं। महज कुछ घंटों के भीतर सिर्फ एक ही मुहिम, आरक्षण को बचाना है। अब इसके बाद मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा मायावती के ट्वीट्स प्ले करिए। ये मायावती के ट्वीट्स। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है। अति चिंताजनक। सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे पास नहीं होने दिया।
इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। मतलब मायावती भी सीधे तौर पर सपा पर भी निशाना साध रही हैं। वो कह रही हैं कि ऐसे वर्गों के सभी लोग जो हैं वो सपा से भी सावधान रहें, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। जबकि बीएसपी सरकार में वो आगे लिखती हैं कि बीएसपी की सरकार में सपा का भी वो जिक्र करते हुए आगे लिख रही हैं कि बीएसपी की सरकार में एससी एसटी साथ साथ अति पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अतः आप अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से भी सतर्क रहें। ये हाल फिलहाल के एक के बाद एक ट्वीट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं जो अखिलेश यादव और मायावती के हैं। और अब इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं क्योंकि अब शिल्पी चौधरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं और भूदेव शर्मा भी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख साहब, ये ट्वीट्स मैंने इसलिए दिखाए, इसके पीछे की वजह आप समझ गए होंगे। अब यह साबित करने में जुट गया विपक्ष, समूचा विपक्ष, कि आप आरक्षण विरोधी हैं। समझ रहे हैं आप? एक मुहिम छेड़ी जा रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अब कैसे इसकी काट निकालेंगे, पहले जरा मुझे यह समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं तिलक सर ये क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आज एक ये नई चीज निकल कर आई है और देखने के लिए थोड़ा सा इस पर अगर गंभीरता से सोचे, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष आज सारी चीज को भूल रहा है। ना महंगाई रही, ना सीमाओं की सुरक्षा रही, ना कोविड रहा, ना कोई मुद्दा रहा, और आरक्षण का एक मुद्दा उन्होंने धरे धराए जिस तरीके से बनाने की कोशिश की है, उससे ये लगता है कि आज की तारीख में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा बचा नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है। आपको ये लगता है ये हल्का मुद्दा है आरक्षण का? नहीं, मैं आ रहा हूँ अपनी बात पर तिलक सर। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ आरक्षण पर किस तरीके को ध्यान दिया है, क्या कोई सी ऐसी चीज की है कि जिससे आरक्षण खत्म हो जाए, या कोई ऐसी नीति अपनाई है? ये सिर्फ एक गलत कही है। और मायावती जी ने जिस तरह से क्लियर किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाहर की बात बाहर ही खत्म हो गई है। जिस तरह मैंने ने कहा कि किसकी सरकार में क्या क्या हुआ है, अब मैं इस पर बहस करूं, अपने गले को फाड़ता रहूं, चिल्लाता रहूं, और विपक्ष के लोग इस पर कहते रहे कि बात तिलक सर डिबेट्स में ज्यादा जो है। नहीं, ये हल्का मसला नहीं है प्रमुख साहब, ये हल्का मसला नहीं है। आप इसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। आप 4 घंटे तक सरकार की सांसें चौक हो गई थी। आपका कोई प्रवक्ता इस मुद्दे पर आकर बैठने के लिए तैयार नहीं था चर्चा में। आपने गलती की, मुझे सूचना नहीं दी। अगर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा दिक्कत चल रहा 2 दिन से, मैं जरूर बैठता हूँ ऐसे मामलों में। अच्छा। मैं जब भी काम आता हूँ आप लोगों के, जब सारे प्रवक्ता जो हूँ आपसे मने करने लगते हैं या मुद्दा गंभीर हो, तो मैं अक्सर आता हूँ। प्रमुख साहब, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, ये बात तो आप हर मंच पे बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? उदाहरण के तौर पर बिहार का चुनाव आप याद कीजिए। बिहार के चुनाव में क्या हुआ? आरएसएस की तरफ से भागवत साहब का आरक्षण को लेकर एक बयान आया, बीजेपी ने हर मंच पर सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक ने यह बात कही कि जब तक मैं हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। मगर लड़ाई वोट की नहीं, लड़ाई सेंटिमेंट्स की है। अब इसकी काट क्या है? आप ही की भाषा में, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, मामला केड़ा हो गया। नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा। जिस तरह से सरकार, आपने कहा बार बार कि सरकार इस पर सफाई दे रही है, सफाई देने का एक तिलक सर मजबूत कोई आपके कारण होना चाहिए। सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा था, बिल्कुल गंभीर है। एक चीज आरक्षण आई भी थी, आरक्षण कई जगह जो की चर्चा का विषय है। मैं खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। इस पर ज्यादा अगर मेरी डिबेट को कोई, मेरे वर्डों को कोई यूज करके उसे तड़पी कहीं राजनीति में, क्योंकि मैं राजनीति भी करता हूँ, और जो व्यक्ति राजनीति करता है उसको बड़े बड़े सामने करने पड़ते हैं। कई मुद्दा बन के खड़ा ना हो जाए, तो मुझे बड़ा सतर्क होकर इस पर बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण के लिए क्लियर कर चुकी है अपनी, वो सब चीज साबित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी और कुछ बड़े राजनेताओं के द्वारा भी ये चीज जरूर कई बार निकल कर आई है। प्रमुख साहब, बिहार में भी आपने कहा ना कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। जो चुनाव हारे कि नहीं हारे, लालू ने हाथों हाथ लपका आपके उस बयान को।
आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब ये नहीं कि हमने बिजली दे दी, पानी दे दिया, सड़क दे दी, हमने इतनी नालियां बनवा दी, इतने कुएं खुदवा दिए, ये मसला वो नहीं है प्रमुख साहब। मसला ये है कि आप आरक्षण विरोधी हैं, वो ये साबित कर रहे हैं। मैं तो कितना खुले बोलना चाह रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं तो आरक्षण पर एक एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात दोहराना चाहता हूँ। आरक्षण का जो है मिसयूज भी ना हो। आरक्षण कुछ जगह ऐसा जहां जाना चाहिए वहां भी नहीं जा रहा। ये भी कहो किसी जाति या धर्म विशेष पर भी आरक्षण अगर अलग कर रख जाए तो मैं उसको भी अच्छा नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि स्वर्ण कास्ट में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको आरक्षण की पिछड़ों से भी ज्यादा जरूरत है। अगर कहीं समन्वय बैठता है, कोई समिति इस पर डिसीजन करती है, विचार होता, बात अलग है। प्रमुख साहब, आप फिर मुझे घुमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही बात कह रहा था कि जो ये साबित करने वाले हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ये एहसास जो है सर्दी के मौसम में इतनी गर्मी खून में कहां से आ गई आरक्षण के मुद्दे पर, मैं ये कह रहा हूं। आप इसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है 2024 के लिए। अच्छा, तो ये मुद्दा अगर बन गया तो, अगर मिल जाए, अगर ये मुद्दा बन गया तो बनेगा कहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी के ये तो जभी पर काम करने वाली है इलेक्शन, जिसके 18 करोड़ लोग देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। वो कहीं मायावती जी का मुद्दा बनेगा, अखिलेश जी का बनेगा, हम सबका स्वागत करते हैं कि कांग्रेस जी का, राहुल जी का बनेगा। सबको सबकी भाषा में जवाब मिलेगा। जो काम करना है वो काम निश्चित जो है सत्य के साथ और तथ्य के साथ होगा। सरकार शिल्पी चौधरी जी, छोड़ने वाली, शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, नहीं दिया सरकार ने, शिल्पी जी, नहीं की। शिल्पी जी, वो एक कहावत तो सुनी होगी आपने, कौवा कान ले गया और वो भागने लगा सुनते ही कि कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। उसने कान तो देखा ही नहीं अपना, बाद में पता चला कि नहीं, कान तो मेरा यही है। शिल्पी जी, प्रमुख साहब कह रहे हैं कि हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है? मैं इसमें क्या कहूँ, देखिए जिस सरकार में जो कुछ हो रहा है अब, और ये देखिए बड़ा कमाल की बात है कि सब कुछ होने के बाद जब पर्चे भरने लगे की तैयारी होने थी कि एक हफ्ते में लोग पर्चे भर देंगे, जाके कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, यकायक ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। तभी भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा कि ये सपा की साजिश है। सपा, जिसको ये कहते हैं कि इनका वोट बैंक ही पिछड़ों का है, वो पार्टी अपने ही वोट बैंक को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट पहुंच जाएगी। ये भी इन्हीं की कारनामा था। इस डिसीजन को कितने दिन तक टाला गया ये सबने देखा, और टालने के दौरान ही पूरी जनता में ये कयास था कि अब ये कुछ होने वाला है। वजह कि इस समय ये इतने घबराए हुए हैं, इनको पता है कि अब लोग इनकी नीतियों को समझ चुके हैं, इन्हें काम ही नहीं करना है। आप मुझे ये बता रही है कि बिना पिछड़ों के वोट के ना आप अपने कह रहे हैं कि सपा के साथ पिछड़े जो हैं वो सपा के साथ हैं, तो आप मुझे ये समझा रही है कि बीजेपी बिना पिछड़ों के वोट से सरकार बना गई 2 बार? उपचुनाव इनके लिए घबराहट भरने के लिए काफी थे। नहीं, मेरे सवाल को गोल मत करिए। आप मुझे ये बता रही हैं कि बीजेपी बिना पिछड़ों के समर्थन के सरकार बना गई। क्या हुआ, देखिए बीजेपी एक एक चुनाव पर फोकस करके चलती है, एक एक सीट पर फोकस करके चलती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप कैसे साबित करेंगे ये आरक्षण विरोधी है? आपकी एक मुहिम है शिल्पी चौधरी जी, मैं प्रमाण के साथ आया हूं। सब आप ही के पार्टी के अध्यक्ष, आपके सबसे बड़े नेता एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहे हैं और हर ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप ये साबित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है हम आरक्षण खत्म ही नहीं कर रहे। अरे बीजेपी आरक्षण नहीं खत्म कर रही है, संवैधानिक संस्थान खत्म कर दिए। जो एक चुनाव डिक्लेयर हो चुका था, सीटें रिजर्व हो चुकी थी, उस पूरे मामले को कोर्ट में लेके कौन व्यक्ति गया? वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, और उस पर पूरा डिसीजन हो गया। और आप कह रहे हैं कि हम तो खत्म ही नहीं कर रहे सरकार। हाँ, इनको इतने सारे गुस्से की उम्मीद नहीं थी, जिसके चलते अब सरकार इनकी दबाव में है और इनको लग रहा है कि ये पासा तो उल्टा पड़ गया। आप भड़का रहे हैं, कट्टर हिंदू आप सेंटिमेंट्स को भड़का रहे हैं, व्यक्ति में आप सेंटिमेंट्स को भड़का रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं भड़का रहे। अभी तो आप कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी देश को भड़का रहे, मतलब इस समय विपक्ष कुछ शिल्पी जी, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको सुना दूंगा आपके नेता क्या कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मैं अभी उसमें नहीं आ रहा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो वो भी सुना दूंगा कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं
कि क्या आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं आप लोग। और मैं सिर्फ आरक्षण तक बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं बताऊंगा ये अध्याय जो है ना, ये जो कथा आप लोगों ने शुरू किया अध्याय का, ये पहला अध्याय है, 5वां अध्याय भी मैं बता दूंगा क्या है, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज से नहीं है, हमेशा से है। प्रमुख साहब सुन रहे हैं? हक और अधिकार को आप फिर भूदेव जी आ रहा हूं आपके पास। प्रमुख साहब सुन रहे हैं आप? ये तो आपके सामने शिल्पी जी बोल रही हैं। आरक्षण हमारा हक है, आरक्षण हमारा हक है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये हमारा हक है। हमारा और शिल्पी जी का दोनों का है आरक्षण, तो इनका भी है हमारा भी है। ये अगर नहीं है तो हमारे जो सर बैठे हैं इनका नहीं है बस। हाँ, जिसका है उसका है, जिसका नहीं है उसका नहीं है। आरक्षण हक है, आरक्षण अधिकार है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे साथ जुड़ जाए, अधिकार तो लेके रहेंगे, अधिकार तो देना भी पड़ेगा सरकार को, और अधिकार लेके रहेंगे। नहीं, जरूरतमंद व्यक्ति अगर जुड़ते हैं तो हमें हमारा कहाँ आरक्षण जा रहा है? कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे? प्रतिनिधित्व का आंकड़ा कोई प्रमुख साहब आपके पास है? सरकारी नौकरों में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा आज तक आपके पास नहीं है। जातीय जनगणना आपने नहीं कराई, ओबीसी जून में उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आप कह रहे हैं हम अधिकार देने वाली बात कर रहे हैं, कैसे मान लें आपकी बातों को? मैं आपको ये चीज कर रहा हूँ कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। सब आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी भी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब तो लड़ रहे हैं। ये तो बात जाकर क्लियर करेंगे कि कौन गलत लड़ रहा है, कौन सही लड़ रहा है। एक बार अरे तो क्यों स्थानीय निकाय में खत्म कर दिया गया? क्यों नहीं चुनाव उन्हीं सब चीजों पे कराया गया? सीटों के लिए कौन क्यों गया आरक्षण खत्म होगा उस दिन हमारा आप कहाँ लड़ेंगे फिर टीवी पर बैठकर? हमें भी तो सड़कों पर आना, इसलिए आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। आप भी अपना शानदार तरीके से डिबेट करिए, और मैं तो कर ही रहा हूँ शिक्षक होकर। हाँ, प्रमुख साहब मसला डिबेट का नहीं है, प्रमुख साहब मसला डिबेट का नहीं है कि शिल्पी जी को आप कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मसला शिल्पी जी का भी नहीं है, मसला कुछ और है। उदाहरण के तौर पर भूदेव शर्मा जी, फिर मैं आरबी उपाध्याय जी आपको पूरा वक्त दूंगा, मेरी बात से शायद आरबी उपाध्याय जी सहमत होंगे। याद करिए मंडल कमीशन, भूदेव शर्मा जी गलत तो नहीं कहा ना है? राजीव गांधी के शासनकाल के वक्त जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया आज तक, उसके बाद उसकी सेहत कभी सुधरी नहीं, हमेशा नीचे है। मैंने गलत तो नहीं कहा ना भूदेव जी? तो ये जो साबित करने में जुट गए कि आरक्षण विरोधी है कांग्रेस भी और बीजेपी भी, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? तिलक जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो सभी वर्गों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, सबके हित को लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पर सभी को आरक्षण मिलना चाहिए जो पिछड़े हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आज आरक्षण के लिए आज इतने बड़े मुद्दे पे आई हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो सबको अपने अधिकार दिए, और समय समय पर चाहे वो महिला हो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी आरक्षण दे रहे हैं। आप अगर इसमें अब पंचायती राज में भी कांग्रेस ने एक तरह से आरक्षण दिया, तो कांग्रेस पार्टी तो सबको लेकर साथ चलती है। लेकिन अब इनसे पूछिए कि सपा में कितना इन्होंने अपने इंटरनल पार्टी के अंदर कितना आरक्षण दिया? बसपा की जो इतने बात करते हैं, इन्होंने कितने दलितों को नेता बनाया टिकट दे करके? कभी बनाया क्या? ये लोग केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं। ये अपने ये पार्टियों में जो खुद नेता बने हैं, ये खुद ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जाति का, हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। और ऐसा है शिल्पी जी, जल्दी से फिर आगे बढ़ करके आते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि किसी को भी आप बैठे हो, पत्रकार हो, आप सीनियर हो, आप बताइए कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेके नहीं चलती है? किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी ने कब संविधान के साथ खिलवाड़ मंडल कमीशन में जो कुछ हुआ, मंडल कमीशन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने, जब आप कांग्रेस ने स्टैंड लिया, आपकी सेहत सुधर पाई उसके बाद से? नहीं, आप मुझे कह रहे हैं मैं पत्रकार होने के नाते ये सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा होता है कि जब कोई सरकार चलाते हैं तो कई बार कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं
जो कड़वे होते हैं, एक तरह से कहें कि कड़वे होते हैं, लेकिन लेने पड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अभी उससे- मैं उसका मतलब अभी ये आप नहीं कहेंगे था मैं साबित कर कि दूंगा, मैं कांग्रेस तथ्यों के पार्टी आधार पे बहस आरक्षण करता हूं। विरोधी थी। ना मैं तथ्यों के आधार पे, भूदेव जी मेरी आदत है, मैं तथ्यों के आधार पे, आप जानते हैं मैं शिल्पों में विश्वास नहीं करता। एक और प्रमाण दूं आपको, अभी इसी डिबेट में दूं? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहनने से भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, लेकिन मसला अगर जातिगत जनगणना का आ जाता है तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, समझाइए मुझे। अरे तिलक जी, पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा को आप अगर लेना चाहते हो तो आज भारत जोड़ो यात्रा आप उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते हैं। भारत सर जोड़ो मैं ये यात्रा कह रहा हूं, मैं देश भारत के जोड़ो जो यात्रा में मुद्दे टी हैं, शर्ट, उनको भारत लेकर जोड़ो के यात्रा है। की टी शर्ट नहीं, पहनने से वो भारत जुड़ता है तो मुद्दे ठीक हैं है। मैं आपसे कि ये आज जो- पूछ रहा हूं, मुझे इतना बताइए जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। आप मुझे अगर ये समझा रहे हैं तो समझाइए जातिगत जनगणना को लेकर। देखिए, मेरी पूरी बात आप होने नहीं दे रहे, उसके अलावा आप बोलते हो। मैं तो चुप आपसे- हूं, बताइए आप प्लीज। इनसे पूछिए, सपा बसपा से पूछिए, इतने कितने मैं लोगों को उनसे अपने क्यों जातीय पूछूं, मैं समाज आपसे के पूछ लोगों रहा हूं को आपका लेकर स्टैंड, क्यों ये आपकी दूसरे पार्टी लोगों को टिकट आप देते हैं, आप पैसे बार बार देते हैं, शिल्पी चौधरी जी का किसी नाम, को अखिलेश पूछ यादव का नाम ले रहे हैं। मायावती मैं जी आपसे किसको पूछ रहा पैसे देकर के हूं, टिकट आप देती है? बताइए ना, आप अरे बताइए कभी- जातिगत कभी जनगणना को समाज लेकर के लिए कांग्रेस का क्यों क्या टिकट स्टैंड है, देते हैं? कांग्रेस का आज स्टैंड मुझे क्या ये है। बताइए कि आज एक SC ST समाज में कोई भी व्यक्ति अगर IAS बन जाता है तो क्या वो अपने समाज के लिए कुछ करता है? केवल अपने लड़कों के लिए ही करते रहते हैं। जो इससे मतलब- जो पिछड़ते जा रहे हैं वो और पिछड़ते जा रहे मतलब हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब कहना किसी क्या भी चाह रहे समाज में हैं, ले लो। आरक्षण को खत्म कर दे फिर। नहीं, आरक्षण क्यों खत्म कर दे? तो आप मुझे कह रहे हो जो पिछड़ा IAS बन जाएगा वो अपने परिवार की देखेगा। मैंने आपको शुरुआत आप में ही मुझे बोला घुमा कि रहे हैं ना आरक्षण भूदेव इस देश जी, की जरूरत आप है। उलझ गए ना। आप इस देश में उन लोगों की मैंने आपसे जरूरत कहा है था जो तथ्यों के पिछड़े हैं। आधार पर बहस करिए फिर मेरे साथ। मैंने आपसे कहा ना जातिगत जनगणना के आधार पर कांग्रेस का कोई स्टैंड है कांग्रेस का स्टैंड? आप सबसे नहीं। बड़े राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष में है तो बताइए बिल्कुल क्या है, बताइए। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, और मैं कहता हूँ देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल है। सरकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे तो सर पुरानी आपका पार्टी आपकी भी हमारी। कोई राय होगी ना लेकिन जातिगत आप- जनगणना को लेकर, कोई तो स्टैंड होगा ना। नहीं, देखो, जातिगत जनगणना को लेकर के जो स्टैंड है वो हम इस पे कई बार डिबेट कर चुके हैं। हाँ, तो मैं बताइए ये मुझे। बोलता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ लेके चलती है कि नहीं चलती? सर अब आप मुझसे एक बार प्रमाण मुझे ये पत्र चाह रहे हैं बताइए तो कि फिर बच्चा और सब- मैं आपको इसी आप इसी सवाल पूछ रहे हैं, आप भूदेव मेरे जी, सवाल का जवाब भूदेव जी, नहीं आप दे रहे हैं कि तुम साथ लेके चलते हो। आप मुझसे प्रमाण पत्र लेने से अच्छा ये है कि जो आप जिन्हें आप न्योता दे रहे हैं उनसे प्रमाण पत्र लीजिए कि हमारी यात्रा में शामिल हो गए कि नहीं। मैं आ रहा हूं उस पर, 1 मिनट। नहीं आया ना जवाब, मैं भूदेव जी इसलिए कह रहा था, 1 मिनट रुक गई। उपाध्याय जी, सर आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, मैं आपके पत्रकारिता के अनुभव को चुनौती नहीं दे रहा, मैं तो सीखता हूं आपसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो इसको दुरुस्त कर दीजिएगा, कि ये आरक्षण का जो मसला है ये पहला अध्याय है। 5वां अध्याय इस पूरे मुद्दे का होगा जातिगत जनगणना। जी क्या मैं गलत हूं या सही? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं चावला और- जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आरक्षण वो हमारे यहाँ गांव में कहावत है, ततैया के छत्ते में कोई हाथ नहीं डालता, सबको डर लगता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आरक्षण बरकरार रहेगा, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा। मुद्दा बनाने की कोशिश है, कितने दिन मुद्दा रहेगा? अरे जब आरक्षण हटेगा ही नहीं तो मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उत्तर प्रदेश सरकार आयोग बना दिया, रिटायर्ड जज को उसका अध्यक्ष बना दिया, 6 महीने में रिपोर्ट देने को बोल दिया। यानी जो कोर्ट ने कहा है, जो स्टेबिलिटी फॉर्मूला जो उन्होंने बताया है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर सरकार कंफर्म करेगी। हाँ, जिस तरह से बिहार में एक मैसेज दिया गया था, आपने जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, मोहन भागवत का एक बयान कि भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर दुनिया की सियासत हुई, लेकिन आरक्षण भी वहीं रहा और सत्ता भी वहीं रही और राजनीतिक दल भी वहीं रहे। तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई आरक्षण को खत्म कर दे। हाँ। तो ये आरक्षण- मधुमक्खी के छत्ते में हाथ कौन मार रहा है? देखिए, विपक्ष कोशिश कर रहा है, हाँ। और विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो मुद्दे को लपकना चाहिए। हाई कोर्ट ने निरस्त किया, हल्ला मचना शुरू कर हो गया। अब निकाय के तो क्या चुनाव तो ना, होंगे नहीं। देखिए जब तक किसी अदालत को तो पार्टी बनना नहीं है और अदालत को चुनाव तो लड़ना नहीं है। जज साहब फैसला देकर जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, कई ऐसे उदाहरण हैं, उसका राजनीतिक फायदा और नुकसान होता है ना उपाध्याय जी? बिल्कुल तो बिल्कुल फिर होता इसका है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सपा कोशिश करेगी कि नहीं?
बिल्कुल कोशिश करेगी और करनी भी चाहिए। भी राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाई साइकिल नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे फिर? अब हर ये साइकिल, देखिए, अब कोई एक भी एक छोटा सा कोई भी उत्तर, राजनीतिक आपने दल बहुत है। बहुत बहुत दिलचस्प बात कही। अब यही देखिए- साइकिल पर बैठकर शिल्पी चौधरी जी रोज जो है सुबह सुबह उठकर यही बात दोहराएंगी, निकलते हुए अपने घर से निकलते हुए, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं। चौराहे पर खड़े होकर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, चौक पर, चौराहे पर, गांव गांव, खलियान खलियान, और पीछे प्रमुख साहब जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा, या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन साइकिल पे बैठ के या हाथी पे बैठ के कोशिश हो तो ज्यादा अच्छा है। ये कार में बैठ के और चौराहे पे जाके कहेंगे हाँ। तो वो नहीं है। जनता चाहती है अभी साइकिल पे जाएं शिल्पी जी, और साइकिल पे निकलते हुए बोलती चली जाएं बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है। हाँ। अब ये जनता है, जनता की अदालत है। तो प्रमुख फैसला साहब भी तो उसको पीछे करना पीछे है जाएंगे ना कि नहीं नहीं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी कौन आरक्षण का विरोधी है, कौन आरक्षण का सपोर्टर है। तो मैंने इसलिए बिहार का उदाहरण दिया पर उपाध्याय जी, तब तो जनता ने, बिल्कुल। तो फिर लालू ने उस मुद्दे को नहीं बुलाया, या फिर मंडल से बिल्कुल। निकले नहीं नीतीश और लालू जी? देखिए, जनता ने वोट किया उस मुद्दे के ऊपर भी, लेकिन हाँ। उतना सीरियसली नहीं लिया। हाँ उस समय जो मोहन भागवत, देखिए एक बिल्कुल अपने जो संगठन है उनका शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो एक मैसेज तो चला जाता है। हाँ, मैं अब उसी मैसेज पे ही आऊंगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक और दिलचस्प उदाहरण है देश की सियासत में। और प्रमुख साहब बड़ी बात कही उपाध्याय जी ने, ये मधुमक्खी का ऐसा छत्ता है जिसमें हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई है। विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और बीजेपी कह रही है कि नहीं, विपक्ष झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी सियासत की एक और कहानी है। ब्रेक के उस पार उसी सवाल को लेकर जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मसला वही है, ओबीसी आरक्षण का, और आरक्षण को लेकर हो रही सियासत से जुड़ा है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। मैं इस वक्त शिल्पी चौधरी जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। शिल्पी जी, प्रमुख साहब कह रहे हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी हैं। मैं इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्या जिसका जिक्र आरबी उपाध्याय जी भी कर रहे थे कि इस अध्याय कथा का यह पहला अध्याय है, 5वां अध्याय वही है, जातिगत जनगणना, ऐसा ही है ना? समाजवादी पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। ये पहला और आखिरी अध्याय नहीं है, पहला अध्याय ही वही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ये अधिकार है। उपाध्याय जी, आप देंगे कैसे? ये तो अधिकार है, ये हम लेके रहेंगे, हमारा अधिकार है, दीजिए। सुनिए, उपाध्याय जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। शिल्पी जी, आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो बाबा साहेब ने तो सर्टेन पीरियड के लिए संविधान में लिखा था, उसका पालन करेंगे आप? आपकी आवाज बहुत कम आ रही सर, क्या लिखा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में निश्चित समय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। नहीं, ऐसा आप नहीं बाबा था। साहेब उन्होंने कहा था अंबेडकर का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, सरकार का उत्तरदायित्व है। तो ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार बताएगी कि आज तक उसने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बताए कि प्रतिनिधित्व के आंकड़े उसने आप भी कुछ कितने बताएंगे दिए। जो मायावती पूछ रही हैं? मायावती जो पूछ रही है मैं पढ़ के बताऊं आपको? हाँ बिल्कुल। प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज ट्वीट प्ले करिएगा मायावती के, और मायावती के ट्वीट जरा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं और जो बात मायावती जी ने लिखी है। मायावती के ट्वीट्स प्ले करिए प्लीज जी। मायावती कह रही है कि सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों का पूरा हक नहीं दिया, SC ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया सपा की सरकार ने, इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया, इसे पास नहीं होने दिया आपने। आपकी बात मैं बता दूं कि ये जो पदोन्नति में आरक्षण की बात है, प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन,
तो मायावती जी शायद भूल गई हैं और समाजवादी पार्टी को इसका ध्यान रखना चाहिए था। ये बात बिल्कुल मैं मानूंगी कि मेरी पार्टी की यहाँ ये कमी है कि उसने ये नहीं बताया कि हाईकोर्ट में ये डिसीजन आया किसकी सरकार में था, कौन सी सरकार थी जो हाईकोर्ट में प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओके, प्रमुख साहब जुड़ गए तौर पे पक्ष रख रही थी। ये मायावती सरकार थी जो कि जुलाई 2011 में हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओके, ये प्रमुख केस साहब जारी थी। प्रमुख साहब जी कुल मिलाकर जितनी बात मैं समझ पाया, शिल्पी जी ये समझा रही है आप लोगों ने जानबूझकर कोर्ट में कमजोर पैरवी की और आज ये सब कुछ पर्दाफाश हो गया। कमजोर पैरवी तो सच थी, वो तो उन्हें करनी ही थी, ये तो पूरी साजिश है और इसके अलावा क्या है? मुझे इस बात की खुशी है कि ये लड़ाई जो है, ये जो मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है आज की तारीख में क्रिकेट नहीं फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं और ताले में गेंद किसके में कहाँ पड़ती है। अभी हमारे जो कीपर हैं, जिन्हें गोलकीपर गोल रोकने का काम है, उनका काम शुरू हुआ नहीं है। अभी ये कांग्रेस, अभी ये सपा बसपा, आपको ये मुद्दा फुटबॉल दिखाई दे रहा है तो ये सेल्फ गोल नहीं कर दिया आपने? अभी आने दीजिए, जिस दिन गोल हमारी तरफ आएगा तो हम तक के साथ से वापसी करेंगे। अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि बेवजह जो है बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारों को एक खेल समझ रही है। देवेंद्र प्रमुख साहब की बात बड़ी प्रमुखता से रखनी चाहिए जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी हक की लड़ाई को एक खेल समझ रही है, जो कह रही है कि ये क्रिकेट नहीं ये फुटबॉल है और गोल पोस्ट बदल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी देश में लगभग 18 आप अधिकारों से खेल रहे हैं। अरे सारे राज्यों से आप सिमट जाएंगे इस मुद्दे पर, सारे राज्यों से आप सिमट जाएंगे। जातिगत जनगणना तो कराइए। आरक्षण में कौन क्या करता है? जिसने जातिगत जनगणना तो कराइए। हर प्रदेश के लोगों को पता चलना चाहिए उनका कितना हिस्सा होना चाहिए संसाधनों में, राजनीति में, सरकारी नौकरियों में। विशेष को धर्म विशेष की जाति विशेष में चलाकर काम चला रहे थे ना क्षेत्रीय दल, कौन कौन की औकात बताने का। आज हम अपने मुद्दे पर सही तरह खड़े हैं। आने दीजिए इस बॉल को, आपका मिशन ही यही है, किया जाएगा। आपका मिशन ही है खेल खेलना। एक मिनट, आप खेल खेल रहे हैं। आपने कहा कि आम खेल है ये। पर एक मिनट शिल्पी जी मैं आरवी उपाध्याय जी और भूदेव शर्मा जी के पास जाऊं, एक बात छोटा सा उत्तर दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट 12 साल पहले एक आदेश लिख चुका था, ठीक सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो किसी से छिपा तो नहीं है, वो तो ये नहीं था कि वो आदेश गुप्त था और कोर्ट ने फैसला सुनाया और अपने पास कॉपी रख ली, वो तो सब जानते थे। तो बिना आयोग के ट्रिपल टेस्ट, बिना आयोग और ट्रिपल टेस्ट के बिना अब आप कह रहे हैं कि भैया नहीं आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा। अभी उत्तर कोर्ट ने यही कहा ना। एक मिनट शिल्पी जी, एक मिनट अभी भी वही हो रहा है। एक मिनट अभी भी वही हो रहा है। एक मिनट शिल्पी जी, कोर्ट ने तो यही कहा ना कि भैया ट्रिपल टेस्ट के बिना हम आरक्षण नहीं मानेंगे। प्रमुख साहब ये तो सब जानते थे ना, फिर तो देखिए हमारी सरकार तो तैयार है, हम कहां चुप रहे हैं। तो फिर ये विवाद हुआ क्यों? आपकी सरकार आज तैयार है, पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं कराया आपने ये सब? एक मिनट एक और उदाहरण मैं आपको दूं, एक और उदाहरण आप ये कह रहे हैं ये जबरदस्ती मुद्दा बनाया जाता है, वो मुद्दा है नहीं, जबरदस्ती मुद्दा है, कोई कसर छोड़ने वाला 30 साल है आपकी सरकार का। शिल्पी जी एक मिनट, शिल्पी जी हम एक चीज और क्लियर करते हैं। हाँ। हम भी सच में बोलते हैं आपकी तरह, बेवजह चिल्लाने का काम नहीं होता, जहाँ चिल्लाने की जरूरत है वह बोलना चाहिए, बेवजह नहीं। हम भी सच पर ही बोलते हैं। सरकार खूब अच्छे से जानती है, आरक्षण का मतलब भी समझती है, और सरकार जो है आरक्षण के आशीर्वाद में इसलिए कहूंगा कि बड़ी संख्या में आप ओबीसी और SC/ST से लेकर, दोहरा रहा हूँ बात को, गौर से सुनिए, उनके आशीर्वाद की वजह से, साक्षात सुमन से लेकर और जितनी अग्रिम पिछड़ी सारी जो जातियां, धर्म में बिरादरियां, उनकी वजह से आज 18 प्लस प्रदेशों में सरकार है। प्रमुख साहब मैं मान रहा हूँ, मैंने शुरू में ही कहा ओबीसी जिनके साथ सत्ता उसके पास, ये जानती है सरकार को क्या करना चाहिए। प्रमुख साहब की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे दलों को ये बुनाने का मौका बुनाने दीजिए, जवाब उनको दिया जाएगा, कड़ी भाषा में दिया जाएगा
उनके अंदाज में दिया जाएगा और जनता के माध्यम से दिया जाएगा। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दो आप विपक्ष को बाद में जवाब दे दीजिएगा। आप विपक्ष को सामने है, आप विपक्ष को बाद में जवाब दे दीजिएगा। एक छोटे से सवाल का जवाब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये जवाब का समय नहीं मिला 6 साल में। पठान की बहुत सारे काम करने थे। एक मिनट शिल्पी जी, हरा करना था। शिल्पी जी एक मिनट, हरा और भगवा वाला खेल मत खेलिए यहाँ लोग, आप लोग जी। अरे यही करते हैं। हाँ, आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो बिल्कुल नहीं करते ना। एक मिनट प्रमुख साहब। तिलक सर, कुछ काम हो गए हैं, कुछ रनिंग में है और कुछ आने वाले समय में हो गए हैं। अच्छा, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, ये सब दिलचस्पी की बात होती है। कई चीज और निपटानी थी, कई काम और करने थे, धीरे धीरे सबका नंबर आ गया है। अब बहुत अच्छा समय आने वाला, राम मंदिर निर्माण उद्घाटन का, ये भी बड़ा काम था। उपाध्याय जी, फिर मैं एक ऐसा बयान लेकर आने वाला हूं जिसको सुनने के बाद भूदेव शर्मा गुस्सा हो जाएंगे। एक मिनट, हो गया, एक मिनट। उपाध्याय जी, आपने एक जिक्र किया था, मुझे एक किस्सा याद आ गया, क्योंकि आप लोग बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। हमारे बाल तो अभी आप लोगों की तरह हैं अभी, तो मैं इसलिए वो किस्सा आपके सामने दोहरा रहा हूं कि आज बीजेपी कह रही है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, और सपा और विपक्ष कह रहा है नहीं यही आरक्षण विरोधी है। एक किस्सा था बोफोर्स का। उपाध्याय जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी, आपकी ऑडियो कम है, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ था जी। मैं ये कह रहा हूं कि बोफोर्स का एक किस्सा हुआ करता था, भूदेव शर्मा जी को याद होगा। तब उस वक्त वीपी सिंह जेब में से एक कागज निकालते थे और कहते थे कि तोते की जान इस कागज में है। बिल्कुल कहते थे ना? बिल्कुल कहते थे। और वो आज तक वो तोते की जान दिखाई नहीं दी। लेकिन बदनाम कौन हुआ? बदनाम बिल्कुल कांग्रेस को। तो मेरा यहाँ बिल्कुल यही सवाल है। अब प्रमुख साहब कहते रहे, ये बोलते रहे कि नहीं हम तो आरक्षण विरोधी है ही नहीं, लेकिन अब विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि ये आरक्षण के विरोधी है। इसलिए मैंने बोफोर्स का जिक्र कर रहा हूं कि नहीं। उपाध्याय जी, फिर मैं आ रहा हूं भूदेव जी। मैसेज जो जाना था वो जा चुका है। हाँ। अब प्रमुख साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हाँ। और डैमेज कंट्रोल में कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना टाइमली कर पाते हैं, उस पर सबकी निगाह रहेगी। हाँ। अभी जो हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है। अगर पहले ही जो फॉर्मूला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको अध्ययन करके और ये सारी कवायद की जाती, तो मेरे ख्याल से ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अब भूल सुधार के लिए प्रयास करते करते समय लगेगा। तब तक ये मैसेज जा चुका होगा कि भी बीजेपी ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। तो ये मैसेज पहले ही लोगों को शंका है। जब मोहन भागवत का बयान आया था, उसके बाद से ही शंकित हैं लोग, और अब ऐसे में हो गया है यथार्थ में कि कोर्ट का आदेश आ गया है। इससे बड़े वाला होगा, अब इससे बड़े वाला खेल एक और होगा, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन भूदेव जी कैसे चल रही है आपकी वो भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा बहुत सही चल रही है। उसी का ये परिणाम आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये ओबीसी वाला मसला भी उसी का परिणाम है? नहीं, ओबीसी वाला मुद्दा उसका परिणाम नहीं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि आप कल को ये ना बोलते कि सूरज निकल रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। नहीं, क्यों सूरज निकलने, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये काम दूसरी पार्टियों का है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का है, या फिर मीडिया वाले बोल सकते हैं। अच्छा, हम केवल मुद्दों को लेकर के जनता के सामने मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जैसी भारत जोड़ो यात्रा का नाम लो है, भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं कांग्रेसियों की आजकल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश आ रही है यात्रा, तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी है, लेकिन पूरे देश में केरल से यात्रा आ रही है, दिल्ली तक आ गई। ना उत्तर प्रदेश का मिसाल अलग है। यात्रा आ गई। उत्तर प्रदेश जीतोगे तभी देश में राज करोगे, ये हकीकत है। आप इसको स्वीकार करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप सुनिए मेरी बात। देखिए तिलक जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी कई बार बोल चुके हैं, और मैं आपके चैनल पर फिर से बोल रहा हूँ, हम इस देश को तोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे। हम केवल जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे सरकार बने या ना बने। हाँ, इसी मिजाज पे रहिए।
सरकार बने या ना बने। अच्छा मेरे को एक बिल्कुल। बात, हाँ बिल्कुल रहिए, बिल्कुल रहिए। वो एक बयान सुनाना चाहूंगा माननीय अखिलेश यादव जी का, सुनना चाहेंगे आप? आपको लेकर ही है, आपको लेकर, मैंने- क्योंकि आपने कहा था कि मैं- आ जाओ सब इकट्ठे हो जाओ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है आपके लिए, और मैं चाहूंगा अपने नहीं, सहयोगी मैंने से वो बयान ना सुन सुन लीजिए। लिया। नहीं सुन लीजिए एक बार, मैं भी सुना दूं ना दर्शकों को, सुन ले दर्शक कि क्या राय है कांग्रेस को लेकर, सुनिए। हमारी पार्टी के यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। के यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। भूदेव जी, भारतीय जनता भूदेव जी, पार्टी और आवाज नहीं आ रही कांग्रेस भूदेव दोनों जी की। एक, दोनों एक हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। नहीं, सही कह बिल्कुल, रहे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पिछले 30-35 साल में जो हालात हुए हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो सपा हो बसपा हो, वो जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। वो उन्होंने अपनी जाति के लोगों का भला नहीं किया, केवल उनका वोट के लिए उपयोग किया। न तो मायावती जी हो चाहे सपा हो, तो ये इनको जो खतरा है वो कांग्रेस पार्टी से खतरा है, और ये जानते हैं कांग्रेस से खतरा है? कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी जी, देखिए, आपको देखिए, आप कांग्रेस से जनता खतरा है? को- देखो, जनता को आप कुछ समय के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन अब जनता धीरे धीरे जान रही है। तो ये सपा चाहे वो गुमराह सपा कर रही हो, है। बसपा हो, के पास अपना ये उत्तर संगठन प्रदेश नहीं है उत्तर नहीं, प्रदेश सुनिए, में, वो उत्तर अगर प्रदेश ऐसी बात तिलक कहती जी, है तो मुझे सिर्फ हंसी आ सकती है और कुछ शिल्पी नहीं जी एक आएगा। मिनट सुन लीजिए। इतनी शिल्पी जी, बड़ी, एक मिनट। अरे मैंने सुना आपकी बात भूदेव नहीं, जी, मैं पूरी कहाँ बात नहीं मना हुई ना कर रही मेरी। हूँ। नहीं, पूरी बात नहीं हुई मेरी। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1970 से पहले जो क्या है, उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनी है, आज उत्तर प्रदेश के हालात पूरा देश देख रहा है। कहाँ चला गया? ये कभी एक विशेष जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। उस उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम इन पार्टियों ने किया है। नेचर क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है। आप किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने ही नहीं देना चाहते। नहीं, यहाँ सिर्फ इतनी सी बात थी और आप हम अपनी क्षेत्रीय बातों में पार्टियों के साथ ही आपने चुनाव लड़ते साबित हैं, कर लेकिन दिया कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियों अध्यक्ष ने क्या सही में कहा। उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो पूरा देश देख रहा है। कहाँ उसको ले गए, कहाँ पहले राज्य था, कहाँ उसका विकास आपके दिखाई दे रहा पास है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है, का छत्तीसगढ़ का विकास आप कैसे कर रहे हैं? दिख रहा है छत्तीसगढ़ का अगर इतना विनाश आप करते हैं, दिख फिर रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत विकास हो रहा है। अपना छत्तीसगढ़ विकास राजस्थान दिख से रहा है। उत्तर प्रदेश की तुलना ऐसी नहीं कर बातें ना सकते करिए। हैं। ऐसा नहीं, है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ आपको उत्तर दिखता, प्रदेश से हमें तुलना नहीं नहीं कर दिखता। सकते हैं। ऐसा आप तो नहीं ये है कि सिर्फ बताइए कि आपको दिखता आपने है, हमें नहीं दिखता। आप बोलिए, फिर उसके बाद हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि न तो आप बोलते हो तो न तो मैं सुन पाता हूँ, न जनता सुन पाती है। आप पहले एक बार टेक्निकल बोल भी लीजिए। प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसे ही बोलते हैं वैसे ही उसमें गठबंधन कुछ क्यों करते हो, प्रॉब्लम आ इतना रही है, नुकसान आपकी करते आवाज हैं नहीं ये आ तो। रही। ये देखिए फिर आया कि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। शिल्पी मैं जी। कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी विकास दुनिया देख रही है, तो ऐसी बातें न करें कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ आपने किया। क्या कारण देखिए- था ये खुद आप सोचिए। अगर जातियों को कहीं तवज्जो दी होती, मैं ये मान लूं कांग्रेस शिल्पी जी, पार्टी एक मिनट, ने, एक मिनट, तो क्षेत्रीय एक मिनट। पार्टियों का उदय ही क्यों हुआ होता। आप ये यही भीड़, एक ना फर्क ना है ना ना, हमने एक और मिनट, एक आपने। मिनट, भूदेव जी, हमने भूदेव जी, सबकी एक बात मिनट, करी एक मिनट। है, आपने सबकी बात नहीं करी। शिल्पी जी, क्यों लोग असंतुष्ट शिल्पी हुए? जी, 31 राहुल साल से गांधी की आप भारत उत्तर जोड़ो प्रदेश में यात्रा, हैं ही नहीं। राहुल उसके गांधी पीछे की का भारत कारण जोड़ो आपको यात्रा, जानने होंगे ना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आप भीड़ नहीं देख रहे? आप लोग साथ चल लेंगे 2 कदम, दिक्कत क्या होगी? स्टालिन भी चले। नहीं, हमारे आदित्य- पास बहुत भीड़ है, हमारे पास बहुत भीड़ है। तो आपको क्या लग रहा है, हम किराए की उत्तर भीड़ प्रदेश चल रही है लड़ाई क्या? अपने दम पे लड़ेंगे। हमें कांग्रेस के साथ आने में हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसको तंग बहुत है। तो वो सबसे समर्थन पहले थोड़ी ना 100 मांग रहे हैं, सीट यात्रा में मांगी, 2 कदम उसमें साथ कितनी चल लोगे, सीटें क्या हो मिली, जाएगा? ये खुद जानते हैं। यात्रा इनके में 2 पास कदम उस साथ चल अलायंस लोगे, में क्या हो 100 सीट जाएगा? मांगने का दावा क्या था? वो ये इनके कह पास संगठन तक नहीं है। संगठन नहीं है इनके संगठन तक पास। नहीं है जिस पार्टी के पास वो 100 सीट का दावा करती है। जल्दी से आपने भूदेव हमको लॉस किया ना भूदेव विधानसभा जी, में। जल्दी से, फिर वक्त नहीं है मेरे पास, प्लीज जल्दी से। तिलक जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में सपा की जो हालात है वो देख रहा है। कितने और मैं आपको विधायक बता हैं रहा हूँ, उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे कांग्रेस के? आप 5 साल कितने देखिए, विधायक सपा हैं? जैसे बसपा कितने पूरी तरह वहां से विधायक खत्म हो हैं गई, आपके सपा भी पास? खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और में रही बात कांग्रेस छत्तीसगढ़ और पार्टी के पास राजस्थान, कितने विधायक कर्नाटक, हैं? मध्य आप गुस्सा प्रदेश, हैं। संगठन नहीं है देखिए आपके पास।
अरे नहीं सुन नहीं है आपके लीजिए, संगठन में। सुन लीजिए। एक आप मिनट, बातें एक न मिनट, करिए, एक मुंगेर मिनट, लाल के कहने हसीन देते सपने रहिए। हैं कुछ। एक मिनट ऑडियंस, उत्तर प्रदेश देखिए बगैर एक मिनट, ये मसला तिलक जी, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम राज्यों में हमारी सरकार बनने वाली है और उत्तर प्रदेश में सपा पूरी तरह से खत्म होने वाली है। देश में वहां आपकी पर अगर सरकार बन भारतीय रही है। जनता ओके, पार्टी हो के गया सामने भूदेव अगर कोई जी। पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। थोड़े हाँ समय भूदेव बाद जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत में भी आपकी सरकार बन रही है। ओके, अब बिल्कुल ये मत निश्चित बोलना तौर पे श्रीलंका में भी बनेगी। जाके देश बना की देंगे। जनता जागेगी। हाँ। आखिर उसको कब तक बरगलाया जाएगा? अच्छा, तो कब तक मतलब झूठे बरगलाती सपने है दिखाए जनता, जाएंगे? जनता को कब तक बरगला के 15 वोट लाख लेते हैं। रुपए, 2 ओके करोड़ रोजगार के सपने दिखाए जाएंगे? ओके, अब ये मत जनता बोलना जागेगी। पाकिस्तान में जाके भी हम सरकार बना देंगे। एक मिनट रुक जाओ। पाकिस्तान में जाके हमको जरूरत नहीं है। हमारा देश भारत है और हम भारत में बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके। हमको दूसरे देश की उन्नति और उसके डिमोशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो उन्नति करे या वो नीचे जाए। हमारा देश भारत है, इसको विश्व गुरु बनाना है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आप विकास आप के लिए सबका काम ऑडियो किया नीचे, है। हाँ और बनाइए हमेशा- बनाइए, विश्व अरे गुरु वो बनाइए, लोग- सारे मिलके विश्व गुरु बनाइए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं प्रमुख साहब, जातिगत जनगणना को लेकर भी सवाल हैं, वो अभी उस विषय में मैं नहीं जा रहा। लेकिन मसला ये है आरक्षण का। मैं तो कहता हूं कि 27% आरक्षण क्यों? हो सकता है ये कम हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये ज्यादा हो, तो भी तो ये अनैतिक ही है ना। अनैतिक है। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों ना हो? आरक्षण देश का कमिटमेंट है। जैसे उपाध्याय जी ने कहा ना, आरक्षण देश का कमिटमेंट है। यह सपा का, बीजेपी का, कांग्रेस का कमिटमेंट नहीं है। आरक्षण देश का कमिटमेंट है, किसी पार्टी का कमिटमेंट नहीं है। अगर यह पता लग जाए किसकी जाति कितनी जनगणना, तो इसमें बुरे हो क्या है? बिल्कुल। ये तो ट्रिपल टेस्ट है ना, जो आप ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं। ट्रिपल टेस्ट में क्या है? संख्या की काउंटिंग भी तो होती है इसमें, कि नहीं होती? काउंटिंग होती है ना। क्या इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस विषय को ही खत्म ना कर दिया जाए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब बिहार में करवाएंगे तो यूपी वाला है, सिर्फ गंगा का ही तो है, गंगा के तट का ही तो फासला है, एक यहां एक वहां। ये मुद्दा लेकर बैठे हैं। 6 तारीख से जनगणना शुरू करवा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये मसला है। मैंने तभी कहा था, उदाहरण के साथ अंत में छोड़ के जाऊंगा, कि ये मसला सिर्फ अध्याय का ये पहली कथा है, आरक्षण, और अंतिम अध्याय है जातिगत जनगणना। बाकी आप लोगों का विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका भी, उपाध्याय जी, देवेंद्र प्रमुख साहब और भूदेव जी आपका भी। तो ये मसला आरक्षण का है या फिर जातिगत जनगणना पर जाकर ये अटकेगा? अब खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ने एक मुद्दा जरूर छेड़ दिया है, और वो ये साबित करने के लिए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।